काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे भी आए, कमेंट भी किया, सर गवर्नमेंट बजट में आगे भी बताइए, गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, इसके फायदे क्या हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों ने हमसे किए, जिसकी खुशी हमें बहुत हो रही है कि आपने हमारा पहला लेक्चर बहुत अच्छे से प्यार दिया, उसको अच्छे से समझा, आपने अप्रिशिएट किया, मैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी के और भी सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो चलिए आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आगे की डिटेलिंग के बारे में। और जो बच्चे आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है बेटा लेक्चर नंबर 1 से ही देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर नहीं आए तो जैसे हमारे पुराने बच्चों को पता है तो आप भी जान लीजिए उस बारे में कि आप हमसे कमेंट बॉक्स में या नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी हमसे आप पूछ सकते हैं। तो देखो बेटा, गवर्नमेंट बजट हमने समझा, आज उसके बारे में और भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहला जो काम है समझने का वो ये है बेटा कि गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, मतलब गवर्नमेंट बजट जो बनाती है उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो बेटा, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी इकोनॉमी ग्रोथ करे। इज दैट क्लियर? हर गवर्नमेंट की, हर कंट्री की कोशिश रहती है कि वो कैसे ना कैसे करके अपने देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करे, क्योंकि देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो अल्टीमेटली पूरा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगा, सभी सेक्टर के लोगों के पास अच्छे से पैसा आएगा, कोई परेशानी ना होगी, है ना। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है कि वो किस तरीके से अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। बट बेटा इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के सामने, उसमें से कुछ महान और बड़े चैलेंजेस मैं अगर आपको बताऊं तो वो है जैसे पॉवर्टी है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, ये सबसे बड़े चैलेंजेस है गवर्नमेंट के सामने। तो गवर्नमेंट अपने बजट को इस तरीके से बनाती है कि इन सब हर्डल्स को वो आसानी से क्लियर कर दे, ताकि सभी लोगों को रोजगार भी मिले, है ना, ताकि पॉवर्टी हट सके और इक्वलिटी आ सके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा फायदा ये होता है, गवर्नमेंट अपने मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने बजट को बनाती है, ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमी के अंदर उसको खत्म किया जा सके। तो मार्केट में अगर जैसे मंदी चल रही है तो गवर्नमेंट अपने बजट को उसके अकॉर्डिंग बनाती है, ताकि मंदी से इकोनॉमी को बाहर निकाल के ला जा सके, ठीक है। दूसरा बेटा, अगर मान लो मार्केट के अंदर बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, इस वजह से कुछ लोगों के लिए महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो उस सिचुएशन से निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट को उस तरीके से रोल करती है बेटा। तो ये फायदे होते हैं गवर्नमेंट बजट बनाने के, इसलिए हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो अच्छे से अच्छा बजट बना के लेकर आए, जिस वजह से इकोनॉमी को अच्छे से ग्रोथ मिल सके बेटा। देखो, अगर मैं आपको इसको बुक की लैंग्वेज से पढ़ाऊं बेटा, तो ये बुक की लैंग्वेज में मैं लिख के लेकर आया हूं। जैसे टुडे एवरी कंट्री एम्स एट its economic growth to the improved living standard of its people. Besides, there are many other problems such as poverty, unemployment, inequality in income and wealth, etc. Government strives hard to solve this problem through budgetary measure. ठीक है ना? आ रही है बात समझ में ना आप लोगों को? चलो आगे देखो बेटा, the budget shows the fiscal policy. बहुत से बच्चों को ना काफी कंफ्यूजन रहता है, सर ये फिस्कल पॉलिसीज ना हमें समझ में नहीं आता है। तो बेटा सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जब गवर्नमेंट बजट के थ्रू कितना पैसा कमाएगी और कितना उस पैसे से खर्चा करेगी पूरे देश के अंदर, उसको अगर एक नाम देना हो इन दोनों चीजों को, तो वो है फिस्कल पॉलिसी। जहां गवर्नमेंट अपने खर्चों के बारे में बताती है कि वो इस साल कहां कहां खर्चा करने वाली है, और गवर्नमेंट साथ ही साथ में ये भी बताती है कि वो कहां कहां से इनकम अपने लिए जनरेट करेगी, इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। इज दैट क्लियर? आई एम श्योर आपके डाउट सारे क्लियर हो रहे होंगे। तो देखो लिख रखा है, फिस्कल पॉलिसी आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, डिस्क्लोजेस हाउ मच एंड ऑन व्हाट आइटम्स द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड। सिमिलरली आइटम वाइज डिटेल ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स include the source from where the government intends to get money to finance the expenditure. Is that clear? इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजट बनाना, और बजट तो बनाना भी जरूरी है ताकि हमारा एक इकोनॉमिकल प्लान बन जाता है कि इस साल हम क्या क्या करने वाले हैं।
एक आम नागरिक को भी बनाना चाहिए अपना बजट, उससे उसके क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, टाइप ऑफ बजट। ठीक है बेटा, अब टाइप ऑफ बजट क्या होते हैं सर? तो देखो बेटा, बजट को ना दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना बेटा। गवर्नमेंट बजट खत्म हो जाता है, फिर भी बच्चों के अंदर ना बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं कुछ नामों में, और कंफ्यूजन भी रह जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना, नहीं आए समझ में दोबारा वीडियो देखना, तब भी नहीं आए तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ लेना कि सर एक बार और बता दो प्लीज। तो मेरे से जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए उस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहूंगा। चाहे इकोनॉमिक्स की बात नहीं है बेटा, आपको अकाउंट्स में भी कोई डाउट है या आपको जो है बिजनेस में भी कोई डाउट है, जो कि हमारे इंजमाम सर लेते हैं बिजनेस को, तो कोई भी इन तीनों सब्जेक्ट में डाउट है बेटा, एनी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो बेटा, टाइप ऑफ बजट, बजट को जनरली दो पार्ट्स में, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना कि दो प्रकार के बजट होते हैं। पहले तो वो होता है एक तो बैलेंस बजट, एक होता है अनबैलेंस बजट। तो अनबैलेंस बजट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस वजह से इसी के अंदर ही हम आगे अच्छे से देखेंगे। अब बैलेंस बजट में तो क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की इनकम दोनों बराबर है, मींस जितना गवर्नमेंट कमा रही है उतना का उतना ही बराबर में वो खर्चा कर रही है, दैट्स इट। ये होता है बैलेंस बजट। देखो लिख भी रखा है, इफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द जनरल गवर्नमेंट देन इट इज नोन एज बैलेंस बजट। इज दैट क्लियर? जितना कमाया उतना का उतना खर्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अनबैलेंस बजट, या तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट की इनकम से, या गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट के खर्चे से, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस बजट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अनबैलेंस बजट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। अनबैलेंस बजट मे बी ऑफ टू टाइप्स। अनबैलेंस बजट जो होते हैं, अब क्योंकि इसी को समझना है, वहां ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही बराबर है, क्या प्रॉब्लम जनरेट होगा? ठीक है ना, यहां प्रॉब्लम जनरेट होगा जब भी यहां पर जो है गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है, गवर्नमेंट इनकम जनरेट ज्यादा कर रही है, खर्चा कम कर रही है, तो इसे सरप्लस बजट बोलेंगे। डिफिशिएट बजट, जहां पर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही हो बट इनकम कम कमा रही हो, तो उसे डिफिशिएट बजट बोलेंगे। इसीलिए अनबैलेंस बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बेटा ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है और इकोनॉमी को उस प्रॉब्लम से निकालना जरूरी होता है, इसलिए गवर्नमेंट ये सरप्लस बजट और डिफिशिएट बजट बना के रखती है। देखो सरप्लस बजट, इफ देखो जहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम या गवर्नमेंट इनकम जनरेट ज्यादा कर रही है और खर्चा उससे बहुत कम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम ये हो रही है और खर्चा ये हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम ये, खर्चा ये हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये सरप्लस बजट है। देखो लिख भी रखा है, इफ द गवर्नमेंट रिसीव्ड बाय द इफ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज मोर देन एक्सपेंडिचर इट इज नॉन एज सरप्लस बजट। देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है साइन के रूप में सॉरी, सरप्लस बजट इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीव्ड्स ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जहां पर गवर्नमेंट ना पैसे सबसे ज्यादा कमा रही है, हर जगह से सोर्सेज ऑफ इनकम अपना ढूंढ रही है, बट बदले में गवर्नमेंट खर्चा कर तो रही है बट उतना खर्चा नहीं कर रही है जितना वो इनकम जनरेट कर रही है। मतलब गवर्नमेंट पैसे ज्यादा बचा रही है और खर्चा कम कर रही है। इस सिचुएशन को हम सरप्लस बजट कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा मुझसे कमेंट के जरिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डिफिशिएट बजट। अब ये आपको क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को डिफिशिएट बजट मतलब क्या होता है। डिफिशिएट बजट मतलब ये होता है कि इस बार गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है और अपने इनकम के सोर्सेज गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं। इज दैट क्लियर? तो जितना गवर्नमेंट कमा रही है ना उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ऐसी सिचुएशन को डिफिशिएट बजट कहा जाता है। इफ द गवर्नमेंट मेड बाय द इफ द एक्सपेंडिचर made by the government is more than the revenue receipts then it is known as deficit budget। देखो मैंने साइन में भी बता रखा है, डिफिशिएट बजट इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज स्मॉलर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो रही है। इज दैट क्लियर? ये भी जो है डिफिशिएट बजट है, क्योंकि इनकम यहां पर आप देखो ना बेटा, गवर्नमेंट अगर इनकम जनरेट नहीं करेगी और उससे ज्यादा खर्चा करेगी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट फिर लोन ही ले रही होगी।
तो वो सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने इनकम के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अपने इनकम के सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, ढूंढने तो नहीं, जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि इस डिफिशिएट सिचुएशन से निकाला जा सके। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट के इक्विपमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करती है, ताकि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे और एक अच्छी ग्रोथ गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल सके। तो ये डिफिशिएट बजट या सरप्लस बजट जो होते हैं एक तरह से इक्विपमेंट्स की तरह हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या हैं। तो यहां पर भी जाहिर सी बात है बेटा, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ठीक है, अब रेवेन्यू बजट क्या होता है सर और कैपिटल बजट क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर भी कंफ्यूजन ज्यादा होता है बच्चों को। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। घंटे डेढ़ घंटे बाद में आप खुद से सवाल करोगे ना, तो मेरी वीडियो को दोबारा देखोगे, अरे यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है ना। तो इसीलिए ध्यान से समझना इसको, मैं कोशिश करूंगा कि और आसान भाषा में आपको समझा सकूं। तो देखो बेटा, कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट के बजट, गवर्नमेंट बजट के, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। क्या होता है बेटा, एक रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। चलो वन बाय वन करके समझते हैं। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू से समझ में भी आ रहा है आपको कि भाई मतलब पैसे ही आने की बात होगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब ये होता है बेटा, जो ऐसी जगह से पैसे आना जो ना तो आपकी लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा हो और ना ही आपकी एसेट्स को कम कर रहा हो। तो उस ऐसी जगह से जब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं ना, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोला जाता है। समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। बेटा देखो, एक गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन लिया है। अब जब गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो गवर्नमेंट को लोन को चुकाना भी तो पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्रिएट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर, लायबिलिटी क्रिएट हुई। तो बेटा ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या बोलता है, लायबिलिटी भी क्रिएट ना हो और आपकी एसेट्स भी कम ना हो, तब जाके कहीं से पैसे आ रहे हो तो उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए ना तो आप अपनी एसेट्स बेचोगे, ना ही लोन लोगे। इसके अलावा जहां से भी पैसा आएगा ना, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे क्या। तो बेटा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का टैक्स। अब टैक्स ऐसी चीज है बेटा, जहां पर ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है, सॉरी एसेट डिक्रीज हो रही है कि आप खुद सोचो। ना ही यहां पर जो है कोई लायबिलिटी, भाई टैक्स से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के पास में कौन सी लायबिलिटी क्रिएट हुई भाई, उसको देना थोड़ी है, दोबारा चुकाना थोड़ी है, नहीं चुकाना ना। लोन की तरह थोड़ी है कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया तो मुझे अब इसका दिमाग में बर्डन आएगा कि ये लोन चुकाना भी है। अब मैं किसी से, अब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो टैक्स को चुकाना थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। गवर्नमेंट जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी खर्च करे। इज दैट क्लियर? तो यहां लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है और ना ही टैक्स से पैसा जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी एसेट्स बेचनी पड़ी, वो भी नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए टैक्सेस को रेवेन्यू रिसिप्ट्स में लिया गया है कि एक ऐसी जगह से गवर्नमेंट के पास पैसा आना जिसके लिए गवर्नमेंट को ना तो लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ रही हो और ना ही एसेट्स कम हो रही हो गवर्नमेंट की, उससे रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जब भी सुनो ना कहीं पर, दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक होनी चाहिए, टैक्स। अब वो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, डजंट मैटर। इनकम टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स, अगर कॉर्पोरेट टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस आगे बेटा आप लोगों के। इसके अलावा, ये तो टैक्स की बात हो गई, इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, वो भी आपका जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। वो कैसे? आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, सीट बेल्ट नहीं बांधी, पुलिस वाले ने देख लिया, आपको रोक लिया, फाइन चार्ज कर दिया। अब वो फाइन का पैसा जो आपने गवर्नमेंट को पे किया, क्या गवर्नमेंट को पैसा आपको लौटाना है क्या? नहीं ना। तो यहां से जो पैसा आया गवर्नमेंट का, वो भी क्या हो गया, क्या हो गया, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया। इज दैट क्लियर?
आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो जो फाइन्स और पेनल्टीज होती हैं जिसका पैसा गवर्नमेंट के पास आता है बेटा, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर बेटा। एन एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स और नॉर रिड्यूस लायबिलिटी इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो ना तो एसेट्स क्रिएट करता हो और ना ही लायबिलिटी को कम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया ऐसा कौन सा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कौन सा खर्चा है जिससे एसेट्स भी क्रिएट नहीं हो रही है और ना ही हमारी लायबिलिटी कम हो रही है? तो बेटा इसके अंदर आता है आपका सब्सिडी। किसान को सब्सिडी दे दिया या किसी जगह पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया, तो उससे एसेट्स तो क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही लायबिलिटी कम हो रही है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। भाई लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उससे एसेट्स तो क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही लायबिलिटी कम हो रही है बेटा। तो ये जो खर्चे हैं इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? जो कि आपकी लायबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रहा है। भाई इस खर्चे से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, कोई ये हमने जो एक्सपेंडिचर करा रेवेन्यू का, इससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है क्या? नहीं। सब्सिडी गवर्नमेंट पे कर रही है तो उससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं हो रही है, ठीक है ना। और वहीं नहीं कोई लायबिलिटी कम हो रही है गवर्नमेंट की, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो रहा होगा बेटा, बट फिर भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जो हैं प्लीज जो भी डाउट आ जाए वो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे में हमारे पास कैपिटल बजट आता है बेटा। कैपिटल बजट क्या होता है? जो कैपिटल बजट होता है कंटेन करता है दो चीजें। मतलब कैपिटल बजट के पास में, जो कैपिटल बजट में है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कैपिटल रिसिप्ट्स में किया गया है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया है। क्या कहा मैंने बेटा? एक कैपिटल रिसिप्ट्स होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इज दैट क्लियर? अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है समझते हैं इसको भी अच्छे से। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दैट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। मतलब गवर्नमेंट के पास में एक ऐसी जगह से पैसा आ रहा है जहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही हो, उसे कैपिटल रिसिप्ट्स बोलेंगे। अब लायबिलिटी क्रिएट तो सर एक ही जगह से हो सकती है और एक ही जगह से पैसे भी आ सकते हैं, वो है सर लोन। अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई सर, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? और अगर सर कोई एसेट्स गवर्नमेंट बेचकर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो सर एसेट्स कम हो रही है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया बेटा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे आए हैं बट उससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई लोन के रूप में, या गवर्नमेंट ने अपनी एसेट्स कम कर दी एसेट्स बेचकर। तो एसेट्स बेचेंगे तो भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास बेटा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब क्या हो गया बेटा? जहां पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती हो या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो सकती है या गवर्नमेंट एसेट्स को बेच सकती है। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अगर अच्छी बात है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर फिर भी डाउट है मैं बार बार बोलता रहता हूं, ठीक है ना, आप प्लीज पूछा करो बेटा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? दिस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आइदर क्रिएट फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिड्यूस ऑफ इट्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर बेटा? देखो बेटा, एक ऐसा खर्चा जहां पर उस खर्चे को करने से गवर्नमेंट के पास में एसेट्स बढ़ रही हो। क्रिएट मतलब यहां पर एसेट्स बढ़ रही हो। अब फिजिकल एसेट्स हो चाहे नॉन फिजिकल एसेट्स हो बेटा, जैसे शेयर्स वगैरह हो, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने खर्चा किया और गवर्नमेंट को कोई एसेट्स मिली तो क्रिएट एसेट्स हो गया, एसेट्स बढ़ गई बेटा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? तो एक ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना या गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा खर्चा करना जिसकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही हो, या मैं कहूं गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही हो, तो सर एसेट्स तो बढ़ गई, ये बात तो समझ में आ गई। लायबिलिटी कम कैसे होगी? तो बेटा हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोन हो तो गवर्नमेंट वो लोन चुका रही हो। अब गवर्नमेंट उस लोन को पे कर देगी बेटा,
तो लायबिलिटी तो कम ही होगी ना बेटा, तो इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे बेटा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने दो बातें पढ़ी। क्या बातें पढ़ी? एक तो कि भाई इस खर्चे को करने से गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ती है और इस खर्चे को करने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी कम होती है। मैंने एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख रखा है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम यहीं तक इस टॉपिक को लेंगे। आप प्लीज वीडियो को बार बार देखकर अच्छे से समझना, फिर भी कोई डाउट आए तो टेंशन मत लेना, मैं हूं। आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा। तो चलिए आज की क्लास, अरे रुकिए, अभी नहीं जा रहे, पहले आप मेरी एक बात और सुन लीजिए बेटा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता हो ना बेटा, तो प्लीज लाइक जरूर करा करो, क्योंकि उससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है और बूस्ट अप मिलता है और कोशिश करने की और हार्डवर्क करने की, आपके लिए करने की कोशिश में हम लगे जाते हैं और हमें मजा भी आता है। तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ करो, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि वो भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, उसी से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।